उसी एक सेट में से दिया गया था। व्हाट इज मीन्ड बाई सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट? संवेदनशील अवधि किसको मानते हैं? कौन सा सही लग रहा है? बी। चौथा, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। मतलब शारीरिक वृद्धि का संबंध सेंसिटिव पीरियड से है। क्या केवल शारीरिक विकास का संबंध सेंसिटिव पीरियड से है? नहीं ना, तो फिर ऑप्टिमम पीरियड फॉर डेवलपमेंट स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, विशिष्ट क्षमताओं का जब विकास शुरू होता है उसको सेंसिटिव माना जाता है। ये सही जवाब है। सेंसिटिव चीजों के लिए जब वो क्वेश्चन करते हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि डेवलपमेंट के बाकी जितने एस्पेक्ट हैं उन सब एस्पेक्ट को ध्यान में रख के क्वेश्चन देखे जाते हैं। सिफेलोकॉर्डल यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत क्या प्रतिपादित कर रहा है? कौन सा? पहला सिर से पांव की ओर, बहुत सही जवाब है। इसी को सिफेलोकॉर्डल यानी शीर्षगामी के नाम से जाना जाता है, या इसको शिरो अधोमुखी भी कहा जाता है। सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी दोनों होता है? अमूर्त भी और आदर्शवादी भी। किशोरावस्था, पियाजे के हिसाब से चौथी अवस्था में। चलिए, कौन सी बनाया था? सी वाला हम नहीं पढ़ाए। हाँ, ओ, हमने नहीं पढ़ा है लेकिन वो। अगला सवाल है कि पियाजे के सिद्धांत में, ध्यान से देखिए इसको, संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को व्यवस्थित करना और उसमें जोड़ना क्या कहलाता है? फेरबदल किसमें कर सकते हैं? समायोजन में ही फेरबदल या जोड़ तोड़। आपको 2 शब्द लिखवाए थे, उसमें जोड़ तोड़ करना या फेरबदल करना, वो सिर्फ किस में होता है? एकोमोडेशन, समायोजन में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। यानी प्रतीक सिंबल की बात नहीं करते हैं, ठोस रूप से सामग्री को देख के उसकी बात करते हैं। ठोस में किस में आता है? सामग्री से ही संबंधित, मतलब दिखा के कि ये पेन, ये बल्ब, ये चीज, सामग्री को सामने ठोस रूप से दिखा कर। तो कौन सी विशेषता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। प्रतीक नहीं है, क्योंकि बच्चे प्रतीकों के माध्यम से कब सीखते हैं? सिंबल के माध्यम से। इसमें फॉर्मल ऑपरेशनल में संकेत, या फिर कह सकते हैं कि वो बच्चे अब्स्ट्रैक्ट चीजों से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत बच्चे को किस तरह देखते हैं? तीसरा, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के रूप में, मिनिएचर एडल्ट्स के रूप में, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता एक कोरी पट्टी के रूप में, किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन, ज्ञान के निर्माण में, चूंकि ये शब्द ही कंस्ट्रक्टिविज्म से लिया हुआ है। यहां जो टर्म दिख रहा है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ही होता है अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन स्वयं करना। कुछ याद आया? तो जहां भी कंस्ट्रक्टिविज्म लिखेगा, ज्ञान के स्वयं निर्माण की बात कर रहे हैं। तो आंसर कौन सा होगा? तीसरा। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पार प्रदान करना किसका उदाहरण है? स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, क्या कहलाएगा ये? संवाद को प्रोत्साहित करना और स्कैफोल्डिंग देना कब होता है? जब हम उसके लिए एक जोन बना देते हैं, जेडपीडी बना देते हैं, तब उसको स्कैफोल्डिंग की जरूरत होती है। अच्छा, कोई बात नहीं, गलती होना का मतलब सीखना होता है। एरर इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। कुछ याद आया?
ये भी आपने लिखा हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चों के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर को निर्मित करता है? वर्तमान ज्ञान और प्रस्तावित ज्ञान के बीच का अंतर क्या कहलाता है? एग्जाम्पल दिए थे सीटेट में, अभी 75, आगे 100 आएगा, दोनों के बीच अंतर है, उसको क्या कहेंगे? जेडपीडी कहेंगे। कितना एग्जाम्पल बार बार दिया था, किसने दिया? जेडपीडी के बारे में कौन बताता है? पियाजे वाइगोट्स्की है, जेडपीडी वाइगोट्स्की बताते हैं कि बच्चों के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच का अंतर जेडपीडी कहलाता है। और जेडपीडी किसने दिया? तो सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा है, पहले रिलेट करना पड़ेगा कौन है और किसने दिया था, सवाल ऐसा है। तो आपको एग्जाम्पल पूछे भी थे, सीटेट आपने परीक्षाएं दी, आपके कितने कितने नंबर रहे, तो सबने अपने अपने स्कोर बताए। फिर मैंने पूछा कि इसको पास होने के लिए उतने नंबर की जरूरत है, तो दोनों के बीच अंतर है, वही अंतर क्या कहलाएगा? जेडपीडी। इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे रहे हैं ना, कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड का सही है? एक कक्षा में जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं, हर समूह में शिक्षक जाता है और बातचीत करते हैं, सही है? कि छात्रों का व्यवहार शिक्षक के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा निर्धारित होता है। याद करने के लिए नोट्स दे दे या उन्हें चुपचाप देखता हो तब जाए कक्षा में। सही जवाब पहला ही है। हाँ, यहां पे हम जवाब पहला टेक आउट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? गोल्डन रूल किसमें? सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। गोल्डन रूल किसमें बनाते हैं? गोल्डन रूल का मतलब क्या होता है? अपने जीवन के हम नियम अपना खुद ही बना रहे हैं। हमको पता है, जैसे फिल्मों में डायलॉग सुनते होंगे ना कभी कभी कि कुछ विलन होते हैं, कहने का विलन है लेकिन क्या कहते हैं? मैं औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता। इट्स अ गोल्डन रूल। किसी विलन का अगर ऐसा कोई रूल है कि मैं औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, तो उसका रूल है गोल्डन रूल। हर आदमी का अपना डिफरेंट होता है। ये किस स्टेज में बनता है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि बच्चे किस स्टेज में गोल्डन रूल्स बनाते हैं। सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन की सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि सार्वभौमिक में कि गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन में? ए होगा, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में। इतना कंफ्यूजन क्यों है? अभी तो बताए एग्जाम्पल कि मैं अपना नियम खुद बना रहा हूं, मतलब सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से अपने नियम कानून बनाते हैं और उसके हिसाब से जीते हैं। ये हमारे गोल्डन रूल्स हैं। हाँ, इंटेलिजेंस का गार्डनर ने बुद्धि का क्या है? गार्डनर क्या बताते हैं? गार्डनर ने बुद्धि की परिभाषा क्या बताई? कौन सा सही है गार्डनर के हिसाब से? डेफिनेशन आपने लिखा था ना गार्डनर का, इंटेलिजेंस का, चैप्टर पढ़ाई हुआ है इंटेलिजेंस। गार्डनर ने इंटेलिजेंस के डिफिनेशन इसी रूप में दिया, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी बट अ सेट ऑफ एबिलिटीज। बहुत सारी विशिष्ट योग्यताओं के समुच्चय को बुद्धि कहते हैं। बहुत सारी योग्यता, जैसे आप में बहुत सारी योग्यताएं हैं, पता है? आप लोगों के अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, आपको पता है? वाह, मुझे बताइए जरा सा कौन कौन सी योग्यता है? आंसर क्या मैच कर रहा है? सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटी। चौथा उत्तर मैच कर रहा है डिफिनीशन के हिसाब से। तो जो डिफिनीशन है वो यही है। बहुत सारी योग्यता का मतलब समझ रहे हैं? आप बोल ले रहे हैं, आप लिख ले रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपको कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं एक साथ अभी, इसका मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस है हमारे अंदर। इसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अच्छा गाने भी आता होगा, कुछ लोग अच्छा डांस करते होंगे, कुछ लोग अच्छा डायलॉग डिलीवरी देते होंगे। हाँ, ये किसको टेंशन दिया हुआ था कि एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है तो हमको टेंशन हो जाता है? ये किसी का टेंशन है? एसर्शन और रीजन कुछ नहीं है, दो ऑप्शन है। इस यहाँ पे क्या लिखा है? ऑप्शन ए ऑप्शन बी, इतना ही समझना है कि दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन पढ़ के देखेंगे सही लग रहा है गलत।
सवाल को ध्यान से समझिए। शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। ये जो मानकीकृत है इसमें बदलाव की कोई उम्मीद नहीं रहती है, जबकि शिक्षा क्या है, गतिशील पहलू है, उसमें समय समय पर परिवर्तन। तो इसका मतलब मानकीकृत नहीं होना चाहिए। टीचर अपना भी तो इनपुट उसमें डालता है। मानक का मतलब हुआ कि जो जैसा है वैसा ही प्रयोग करना है, अपना इनपुट नहीं डालेंगे। तो मानकीकृत शब्द क्या हो गया। अब दूसरा पढ़ रहे हैं, ये पहला ही गलत हो गया। दूसरा, शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए। व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करेंगे कि नजरअंदाज करेंगे। सभी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, इसको मैं स्वीकार करूं कि इग्नोर कर दूं। अगर मैं इग्नोर करूंगा तो बच्चों के हिसाब से कहां पढ़ा पाऊंगा, आए चाहे ना आए, मैं जैसे पढ़ाना ऊपर हो, क्योंकि मैंने स्वीकार ही नहीं किया। इग्नोर करेंगे तो पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी। तो स्वीकार करना है कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, कोई कुछ भी सवाल पूछ सकता है, कोई किसी भाषा में बोल सकता है, ये मुझे एक्सेप्ट करके चलना होगा। तो यहाँ कथन और कारण दोनों क्या हो गए, आंसर क्या चुनेंगे, ए और आर दोनों, तीनों गलत है। अगला प्रश्न है कि लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए हतोत्साहित करना। यानी लड़की है तो गणित पढ़ के क्या करेगी, ये क्या बता रहा है, समानता, स्थिरता, जेंडर का भेदभाव या जेंडर सशक्तिकरण। जेंडर में भेदभाव बता रहा है कि मैथ और साइंस जैसे विषय लड़के लेंगे और लड़कियां कला और सामाजिक विज्ञान ले। इसका मतलब जेंडर के साथ भेदभाव को बता रहे हैं। अगला प्रश्न है लैंग्वेज का है, कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के संबंध में सही है। अब ये बताइए कि सामाजिक रचनावाद किसने दिया था, वाइगोट्स्की ने। तो वाइगोट्स्की का भाषा के बारे में विचार 2 दिन पहले लिखा है आपने, कौन सा सही है, पहले भाषा की पहले विचार, पहले विचार, वाइगोट्स्की में पहले भाषा। तो लाइन में कहा पहले भाषा लिखा है, इन सब लाइन में आपको चुन के बताना है कि कहां आपको लग रहा है कि भाषा पहले है विचार बाद में। ए नंबर में भाषा विचार निर्धारित करती है, लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट। जो विचार है वो भाषा के द्वारा निर्देशित होती है या शासित होती है, ये वाला सही है ना। विचार किस पर डिपेंड कर रहा है, भाषा पर। यानी कि विचार भाषा के द्वारा निर्देशित हो गया, यानी पहले भाषा आया तब विचार निर्देशित हो गया है। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा चुनेंगे, देख रहे हैं सब लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से चुनने में भी सोच के चुनना होगा कौन पहले कौन बाद में। ये विचार है, ये किसके द्वारा निर्धारित हो रहा है, तो भाषा। तो पहले कौन हुआ, इसका मतलब भाषा पहले है तब तो विचार निर्धारण हो रहा है उससे। आगे, सीखने के आकलन, अभी इवेल्युएशन नहीं पढ़ा है, मतलब इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग में क्या आता है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट को कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब पीयर असेसमेंट की बात कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिव एफए का एक एग्जांपल है कि बच्चे आपस में ही अपना टेस्ट करके अपना रिजल्ट दे रहे हैं, उसे फॉर्मेटिव कहा जाता है। वही पूछ रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है। तो पीयर असेसमेंट, स्टूडेंट आपस में ही एक दूसरे का टेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, क्या एक से ज्यादा चुनना था, एक से ज्यादा चुनना था। सेल्फ असेसमेंट, गुणात्मक प्रतिक्रिया भी आ जाएगी, कॉम्परेटिव स्टडी भी आ जाएगा, 2 3 4 तीनों आ जाएगा। तब यहाँ एक चुनना होता तो हम एक ही चुनते, लेकिन ऑप्शन एक से ज्यादा चुनना है तो 2 3 4 चुनेंगे। 4 भी हो सकता है ना, 4 भी हो जाएगा, लेकिन ये होता है असेसमेंट एज लर्निंग को कहते हैं, फॉर लर्निंग को नहीं कहते, असेसमेंट एज लर्निंग। बात समझ में आई, सेल्फ असेसमेंट एज लर्निंग का आता है। यहां फॉर लिखा है बीच में, तो फॉर के बाकी तीनों एग्जाम्पल। क्लियर हुआ, सही है, तुलना तो होता ही है।
आपका स्कोर 90 में 70 है, उनका 80 है, उनका 75 है, उनका 40 है, तुलना तो होगा ही। तो टेस्ट होता है तब तो तुलना करते हैं स्कोर का। तुलना करना गलत है, लेकिन तुलनात्मक स्कोर तो दिखता है ना। इसमें क्या शामिल करना, तो मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना, ये तो दिखाता है, ये फॉर्मेटिव का ही काम है कि तुलनात्मक अध्ययन दे। तभी तो जब हम बार डायग्राफ बनाते हैं तो कहते हैं पिछले साल का रिकॉर्ड ऐसा रहा, इस बार और बच्चे अच्छा स्कोर किए हैं, अगली बार बार डायग्राम में कुछ और रिजल्ट दिखेगा। तुलनात्मक अध्ययन तो दिखता ही है वो। ऑप्शन में केवल 2 3 होता तब सही होता, लेकिन मजबूरी में 2 3 4 तीनों चुनना पड़ा, ऑप्शन ही नहीं है। ओनली 2 एंड 3 होता तो सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में कहीं ऐसा नहीं है। आगे बढ़े। स्कोर जो आता है वो तुलनात्मक होता है, लेकिन बच्चों के बीच तुलना नहीं की जाती है। शिक्षक का काम तुलना करना नहीं है, लेकिन स्कोर तो तुलनात्मक आएंगे ही। कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? आपने इंक्लूसिव पढ़ा था ना, विविधता, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करेंगे तो समावेशन बढ़ जाएगा। हर तरह के बच्चे क्लास में होने चाहिए। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 17, दिव्यांगता में ध्यान देने से संबंधित है। ध्यान देने वाला बताए थे, बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है तब आप क्या करेंगे? एडीएचडी की समस्या है, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, साफ साफ लिखा है दिव्यांगता ध्यान देने और कार्य में लंबी अवधि, बोले थे ना, लॉन्ग टाइम तक फोकस नहीं कर पाता। कुछ याद आया? तो एग्जैक्ट आंसर है। अब सोच रहे हैं क्वेश्चन कब का है? 2020 का है। उस दिन 2023 वाला दिखाए थे ना क्वेश्चन, जनवरी में जो आया था। अभी आप जो देख रहे हैं 2020 वाला क्वेश्चन है ये, और आपने बना के देख लिया। हाँ, पेपर 2 का है। विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को कैसे अभ्यास कराना चाहिए? शिक्षक कैसे अभ्यास करवाएगा? भाषा विभिन्न है तो कौन सा रूप नाम दे देंगे? बहुभाषावाद, यानी हर तरह की भाषाओं को कक्षा में समावेश करना है, शामिल करना है। कोई दिक्कत? इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन चुनना है। संचार के लिए बहुमाध्यम का निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगा? संचार के बहुमाध्यम का के लिए अगर प्रयोग कर रहे हैं तो किसको फायदा मिलेगा? उससे फायदा सबको होगा ना, संचार है तो सबके लिए है। अब अंधा थोड़ी है कि संचार या बहरा के लिए नहीं होगा, सब के सब काम आएंगे। आपका आंसर इसमें होगा 1 2 3 4। डिसलेक्सिया वालों को भी होगा कि ऊपर से देख देख के कुछ कुछ शब्द तो पढ़ेंगे संचार के माध्यम वाले। किनको शामिल करेगा? तो सब तरह के बच्चों को संचार वैफल्य में शामिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका होगा 1 2 3 4, सब सही। अब पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता के लिए सही युग्म कौन सा है? तो डिसकैलकुलिया में कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा देंगे आप। एक तो बच्चा को मैथ में पहले से ही हालत खराब है, ऊपर से आप कहें कैलकुलेटर नहीं छूना है, समस्या बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो ये रोक लगा देंगे तो ये मैचिंग सही नहीं है। दूसरा, डिसलेक्सिया में लिखने के लिए लंबे लंबे लेख, अब बच्चे को लिखने में ही समस्या है तो लंबा लंबा लेख लिखने को देंगे तो सही ऑप्शन होगा। तीसरा, विजुअल इंपेयरमेंट, बच्चे को दिखता नहीं है तो पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर दे दिए। एक तो दिख नहीं रहा है, ऊपर से पाठ पढ़ने वाला सॉफ्टवेयर दे दिए। सही है कि गलत है? हम कुछ बोल नहीं रहे, आपसे पूछ रहे हैं। ऑटिज्म है, ये दृश्य अधिकार को बढ़ावा देता है, देखने को। सही कौन सा है चारों में? इन चारों में सही कौन सा है? ऑटिज्म में तो बच्चा स्वलीन है, स्वयं में लीन रहता है, तो उसका दिखना या दृश्य से क्या लेना देना? क्या आप 2 बार पूछे हैं आपसे, आप ध्यान नहीं दिए। बच्चे को विजुअल इंपेयरमेंट है, देख नहीं सकता, इसलिए सुनने वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहा है। अपने पाठ का रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर प्रयोग करके कान से सुन रहा है, क्योंकि वो देख के पढ़ नहीं सकता। तो यही सही है ना। अपने से यहां सोचना और देखना था कि बच्चे को विजुअल इंपेयरमेंट है, दिख नहीं रहा है या देखने में समस्या है, दृश्य है नहीं, तो पाठ को पढ़ने के लिए वो क्या प्रयोग कर रहा है? सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगी, उसी से वो काम करेगा अपना।
आगे, कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के सोच को सुसाध्य नहीं करता? मतलब गलत ऑप्शन है जो सोच को बढ़ावा नहीं दे रहा है। निष्क्रिय रहेगा तो कभी सीखेगा नहीं आएगा, तो यही बढ़ावा नहीं दे रहा है कि निष्क्रिय सुनना बढ़ावा को नहीं देता। आगे, छात्रों के व्यवहारिक यानी करके सीखने वाली गतिविधियों को डैश डैश से डैश डैश अधिगम की संभावना होती है। अगर आप करके सीखने की सुविधा देंगे तो बच्चे का क्या होगा? अधिगम बढ़ेगा। बात सही है ना? करके सीखने की सुविधा देंगे तो उसका अधिगम यानी लर्निंग और क्या होगा। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना था कि हिंदी है तो अंग्रेजी है तो हमको नहीं आ रहा है, सारे ऑप्शन यहां से खत्म है। अधिगम के संदर्भ में कौन सा सही है? बच्चे को उन अधिक गतिविधियों में लगाइए जहां वो उस संदर्भ में सीखे जो उनके आसपास के माहौल से जुड़ा हुआ हो, वहां अच्छा सीखते हैं। तो ऑप्शन पहला ही सही लग रहा है, पहला ही सही है ना। नेक्स्ट देखिए, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को प्रश्न पूछने चाहिए। कैसे प्रश्न? उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ डी होगा। आपको नया किसी लेसन का परिचय दे रहे हैं, नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, तो प्रश्न कहां से करेंगे? पूर्व ज्ञान से ना। तो ऑप्शन चौथा करेंगे ना, चौथे में लिखा है ना कि पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछेंगे तब नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो पूर्व ज्ञान से जोड़े बिना लेसन प्लान तो बनाए होंगे, उसमें लिखा होगा पूर्व ज्ञान, उससे उसके बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या बताता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये वाइगोट्स्की का सिद्धांत ही है कि भाई सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों जरूरी है। आपको नया क्या मिला ये मुझे अभी तक कोई बताया नहीं। शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है तो उसे क्या करना चाहिए? बोर्ड पर लिखे गए को कॉपी करेंगे, अपनी समझ के सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, रटने को गधांश दे देंगे, दूसरा ही सही है कि बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए कि वो अपनी समझ से नए नए प्रश्न करे ताकि उनके समझने के स्तर की जानकारी हो पाए। 27 में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए सपोर्ट करेंगे, पार प्रदान करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है चौथा। वाह मेरे शेरों, कमाल कर दिए सब लोग। 28 में परीक्षा से बहुत घबराया हुआ है और चिंता महसूस कर रहा है तो भावनात्मक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घबराहट आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा, उल्टी शुरू कर देगा, बेहोश हो जाएगा घबराहट से। एग्जाम हॉल में बैठ के हाथ पैर कांप रहा हो तो कहां से वो आंतरिक प्रेरणा आएगा? पहले से बहुत घबराए हुआ है, साफ साफ लिखा है कि पहले से, एग्जाम के पहले से, और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है तो भावनात्मक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत खराब। कहां लिखा है खराब? प्रदर्शन को खराब कर देगा। ये हुआ चौथा उत्तर कि इतना घबराया हुआ रहे तो उसका परफॉर्मेंस क्या होगा? बेड़ा गर्क है। हम लोग जब पढ़ रहे थे बीएड में, पढ़ा रहे थे कॉलेज में, तो एक टीचर थी, वो बोलती थी कि नेट हमसे आज तक नहीं निकला। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए। पढ़ने नहीं आती थी, मतलब उनको बैठे बैठे नेट हो जाना था। मैंने पूछा क्वेश्चन को देख के जब आप पेपर ओपन करते हैं आपको क्या फील आता है? तो बोलते देखते ही चक्कर आने लगता है। मतलब उस चीज को लेकर पहले से ही चिंता ज्यादा है। तो एग्जाम कैसा जाएगा? रिजल्ट कैसा आएगा? एकदम नीचे से। स्कोर कितना आता था? 30%, 32%। कभी रिजल्ट नहीं होता था। उसके लिए 50% से ऊपर चाहिए। पूरे इंडिया में लोग उस टेस्ट को देते हैं। कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप है? जिज्ञासा रहेगा तो किसकी वजह से? आंतरिक प्रेरणा की वजह से जिज्ञासा आती है। बहुत सही मैचिंग है, बढ़िया। आखिरी सवाल है, कौन सा विकल्प किसी संप्रदाय यानी कॉन्सेप्ट की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा? मतलब कॉन्सेप्ट किससे नहीं आएगा? पहले से ही। उत्तर को कॉपी करने से कॉन्सेप्ट आता है? नहीं, समझने से आता है। बाकी सब सही है, पहला गलत है, वही पूछ रहा है कौन सा सुसाध्य नहीं करेगा। अब मुझे ये बताइए कि इन प्रश्नों को देखने के बाद क्या ख्याल आ रहा है?
अंदर से कैसा ख्याल आ रहा है। एक्सटेम्पर टेस्ट इसी को बोलते हैं। और एक ऐसा भी नहीं कि एक ही चैप्टर से, मिक्स है, सारे चैप्टर मिक्स। ये आपकी समझ को बताता है कि अब तक जो आपने पढ़ा उसमें क्या समझा है। क्या लग रहा है सीटेट में सीडीपी के बारे में क्या ख्याल आ रहे हैं? 2023 वाला क्वेश्चन आपको दिखाया था ना, दिसंबर 2023 क्वेश्चन पिछले दिन जो दिखाया था वो एग्जैक्टली यही है। तो समझिए कि जो जो क्वेश्चन आप देखते जा रहे हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट में है कि हम इसको पढ़ें, इसका उत्तर आएगा तो आता है। मुझे लगता है 2 या 3 क्वेश्चन में आप फंसे थे, बाकी सब जवाब सही। 1-2 तो गलती से हो गया वर्ड न देखने की वजह से, बाकी सब सही आए हैं। मेहनत करनी होगी, ऐसा नहीं कि अब स्कोर आ रहा है तो चुपचाप बैठ जाएंगे, अभी भी करना है। अभी आपको कितना चैप्टर ही पढ़ाए? 7-8 चैप्टर पढ़ाए, अभी 12 चैप्टर बाकी है। इसमें सब एक एक करके जब पढ़ा देंगे तब करेंगे। तो हम कल के क्लास में शुरू करते हैं NEP 2020। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, एक क्वेश्चन उससे जरूर आएगा CDP में, और 150 में 5 क्वेश्चन। कहीं भी हो सकता है, वो सिलेबस में नहीं लिखा। हाँ जी, खुला। क्या विचार है? लॉज कल ही, आज ही से बंद होगा, सुबह से। तो आप कल का क्लास लाइव पढ़ लीजिएगा, जो लोग हैं पढ़ ले, जिनका खुला हुआ है। एक आदमी अगर कोई चीज़ चले जा रहे हैं तो आप अपना लाइव में क्लिक करके घर पे पढ़ते जाइए और घर जाके उसका नोट्स कर लीजिएगा। पढ़िए, अभी 26 को होली है, इतना पहले काहे के लिए परेशान होकर बंद कर देंगे? परसों दे देंगे, आ जाइए कल तक, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नया पढ़ लीजिए। कल सिर्फ मेरा ही क्लास होगा लगातार, और सिर्फ 4 बजे से शुरू हो जाएगा। 4 से 5:45 तक क्लास करके कल छोड़ेंगे, कोई दिक्कत। और जो लोग चले जाएंगे वो मोबाइल में पढ़ते जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, आपके लाइव की व्यवस्था है। और नहीं भी होगा तो घर जाके पढ़ लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए।